नमस्कार, देख रहे हो आप न्यूज़ इंडिया। इस टाइम मैं मौजूद हूँ नेशनल यूथ पार्टी के ऑफिस में, जहाँ पे हमारे साथ दिल्ली अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ उत्तम नगर विधानसभा से इस बार कैंडिडेट है। 225 में जो है इस बार विधानसभा इलेक्शन आ रहा है। उनसे जानेंगे कि नेशनल यूथ पार्टी का विजन क्या है, क्या मुद्दा रहेंगे आप लोगों के। आप सब लोग समझते होंगे कि एक सरकार की प्राथमिकताएं होती है जिसमें एजुकेशन, हेल्थ और सिविक एमिनिटीज जो है प्राइमरी होती है। सरकार आप देखोगे 20-25 साल से जितनी भी सरकारें काम कर रही है, आपने तीनों सरकारों को देखा, तीनों पार्टियों की सरकारों को देखा, जिसमें कांग्रेस पहले सबसे पहले बीजेपी आई, फिर कांग्रेस की सरकार आई और इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है। तीनों सरकारों ने सबसे बड़े वायदे किए थे कि हम पारदर्शिता लाएंगे अपने व्यवहार में, हम सरकार गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ लोगों का विकास करेंगे। लेकिन आप देख रहे होंगे कि दिल्ली की जहां तहां देखेंगे आज की डेट में सड़कें बदहाल खस्ता हालत में है। ठीक है, लोगों के पास घरों में पानी नहीं आता, सुविधाएं जन सुविधाएं जो है दिल्ली में, होना तो ये चाहिए था कि दिल्ली राष्ट्रीय कैपिटल है तो इसमें विकास सबसे ज्यादा होना चाहिए था, बट ओवर द पीरियड आप देखेंगे विकास के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। प्रदूषण में हर 6-7 महीने में दिल्ली बंद हो जाती है। एजुकेशन में दिल्ली के बच्चे जो है दिल्ली से बाहर जाके पढ़ने के लिए बाध्य है, और एम्प्लॉयमेंट के नाम से दिल्ली में खुद एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती। जितने भी दिल्ली के बच्चे पढ़ लिख कर अगर कहीं से भी बाहर से आते हैं तो उनको वापस नौकरियों के लिए दिल्ली से बाहर जाना पड़ता है। आप ऐसी सुविधाएं हैं जैसे आईटी सेक्टर है वो दिल्ली में डेवलप हो सकता था, कॉल सेंटर्स हैं जो दिल्ली में डेवलप हो सकते थे जिनकी वजह से कोई प्रदूषण नहीं होता। लेकिन जैसे कि सरकारें काम कर रही हैं, इनका कोई प्रायोरिटी नहीं है कि दिल्ली में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जनरेट हो। और दिल्ली की हालत आप सबसे छुपी ही नहीं है। और इस समय जो सरकार अभी इस समय काम कर रही है आम आदमी पार्टी, वो सरकार का जाना लोगों की तरफ से ऑलमोस्ट तय है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कई सारे मुद्दे हैं, जैसे अभी 2100 रुपये बांट रही है, इनका साफ साफ कहना है कि बुजुर्गों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट में हॉस्पिटल का सारा खर्चा उठाएंगे। इसके अलावा वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी बिल जैसे उनका कहना जीरो आ रहा है, चेक कर लो। क्या ये सब जो आप जनता के पास जा रहे हैं सही में यही बिल आ रहा है, या सिर्फ एक जो है राजनीतिक प्रचार है। सर ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी और फ्री हेल्थ ये सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक है। आप मुझे ये बताइए कि जब हम फ्री हेल्थ की बात करते हैं तो उससे पहले कब हेल्थ केयर के ऊपर कब कॉस्ट लगती थी? सरकारी अस्पताल में हमेशा हेल्थ केयर फ्री रही है। आज के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो आप अगर देखेंगे तो सरकारों ने मोहल्ला क्लिनिक लेकर आई, आम आदमी पार्टी। मोहल्ला क्लिनिक की हालत आपके सामने है। वायदा तो ये था कि 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे, मुझे लगता है कि आज की डेट में फंक्शनल 100 से भी कम है। उसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करें, दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी रेट सबसे हाईएस्ट है। कमर्शियल रेट्स तो आप समझिए कि भी अगर कोई अपना व्यवसाय दिल्ली में करना चाहता है और गलती से कमर्शियल मीटर लगा लिया तो उसका जो है खर्चा भी शायद से ना निकले, क्योंकि कमर्शियल मीटर और रेंटल इतने हाई है दिल्ली में कि कोई भी इंसान कमाने के सर्वाइव नहीं कर सकता। फ्री की बात कर रहे हैं तो फ्री तो एक्चुअली गरीबों के मुंह पे एक तरीके से केजरीवाल सरकार ने थप्पड़ मारा है, उनके हालत का मजाक उड़ाया है। 200 यूनिट बिजली अब अपने आप में एक मजाक है। 200 यूनिट बिजली में आप एक बल्ब और पंखा लगा के सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आपको गर्मी में कूलर की जरूरत है, सर्दियों में गीजर की जरूरत है, तो वो 200 यूनिट में कुछ भी नहीं होता। जैसे ही आपने गीजर चलाया, कूलर चलाया, तो आपके 200 यूनिट हमेशा हमेशा के लिए बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कम रह जाए। तो सरकार जो चाह रही है वो ये चाह रही है कि आप कभी भी गरीबी रेखा से ऊपर ना बढ़े, आप कोई बढ़ोतरी ना करें, तरक्की ना करें। क्योंकि अगर ये सब तरक्की होती है, आप जितने ज्यादा एजुकेट होंगे तो उतनी आप सर्विसेज का डिमांड करेंगे, और केजरीवाल साहब अगर इनकी सर्विसेज इनको देंगे तो खुद क्या कमाएंगे। इनका कहना है कि हमारा एजुकेशन मॉडल देख लो, हमारी स्कूल देख लो, और बाकी जो बीजेपी के जितने भी राष्ट्र में उनके सीएम है कांग्रेस के, उनका स्कूल जाके देख लो। मेरा एक क्वेश्चन है केजरीवाल साहब से, क्या दिल्ली में प्राइवेट स्कूल बंद हो गए हैं? अगर बंद हो गया है दिल्ली में प्राइवेट स्कूल तो मैं कहूंगा जो आपके स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू स्कूल चलाए जा रहे हैं बहुत अच्छे हुए हैं। आज की डेट में भी जितने माँ बाप हैं उनकी कोशिश ये रहती है कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। तो अगर लोग समझते हैं कि प्राइवेट स्कूल ही बेटर है सरकारी स्कूलों से, तो इसका मतलब पहली बात तो केजरीवाल साहब आपके सारे जो वादे हैं, सारे जो आपके क्लेम्स हैं, सारे खोखले हैं। जिन स्कूलों की आप बात करते हैं कि स्कूल बहुत अच्छे हुए हैं,
तो मेरा ये उनसे प्रश्न है कि क्या सारे बच्चे आपके पास स्कूल में पढ़ के पास हो रहे हैं? 1 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूल में फेल हुए हैं, और ये तब हुए हैं जब केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि हमारे तो टीचर्स की डेवलपमेंट के लिए तो हमने दिल्ली से उनको इंडिया से बाहर भेजा था, उनको पेरिस फ्रांस भेजा था, ठीक है, ताकि वो और पूरी दुनिया का मॉडल जो है दिल्ली में इंट्रोड्यूस कर सके। क्या बिल्डिंग चमकाना से बच्चों की पढ़ाई अच्छी हुई है? कई स्कूलों में प्रिंसिपल्स नहीं है, कई स्कूलों में टीचर्स नहीं है, और जो टीचर्स जिन्होंने केजरीवाल को उस समय वोट दिए था, ये सोच करके कि हमारी जॉब्स जो है परमानेंट होगी, वो आज भी टेम्परेरी जॉब्स करने के लिए मजबूर है। तो इस सूरत में आप ये नहीं कह सकते कि किसी हालत में हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो इम्प्रूव हुआ है। उससे ज्यादा बदतर, प्राइमरी से ज्यादा बदतर तो सेकेंडरी एजुकेशन है। इस समय दिल्ली में सेकेंडरी एजुकेशन के नाम पे केजरीवाल ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी। जितने भी कॉलेजेस हैं इस समय, ठीक है, पोस्ट 12th के बाद जितने भी कॉलेजेस होते हैं वो सारे के सारे केंद्र सरकार के या सेंट्रल एक्ट में बने हुए हैं, जिसमें पूरी सारी दुनिया के सारे इंडिया के जो बच्चे आके पढ़ते हैं। अभी रिसेंट एक डेटा रिलीज हुआ था जिसमें सामने आया कि 81% बच्चे दिल्ली के पोस्ट 12th उनको एजुकेशन लेनी है तो उनको दिल्ली से बाहर जाना पड़ता है या कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में क्या हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली की एजुकेशन सही हो गई है? करप्शन के मुद्दे पे जो आम आदमी सरकार रामलीला मैदान में बनी थी, क्या वो करप्शन खत्म कर पाए? आज चाहे राशन कार्ड हो, वोटर आईडी हो, आधार कार्ड हो, हाउस टैक्स देना हो, जमीन रजिस्ट्री करवाना हो, कोई भी काम हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, विदाउट करप्शन हो पा रहा है? इसका तो सबसे आसान है, आप केजरीवाल को देखिए, खुद ही जेल में रहकर आए, इनके सारे मंत्री एक बार जेल में रह चुके हैं, ठीक है। ये जितने भी इन पे आरोप लगे हैं कोई भी इनमें से मिथ्या नहीं है। केजरीवाल जी अगर ईमानदार होते तो इनके जो वर्कर्स हैं, इनके जो नेताएं हैं, उनको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरा केजरीवाल ईमानदार है। इतने बेशरम और निर्लज सीएम हमने पूरी कभी देश में नहीं मिले, जो कि जिन्होंने कोशिश करी कि सरकार को वो जेल से चलाए। ना वो क्रांतिकारी थे, ठीक है, और ना कभी ईमानदार थे, ठीक है। किस ईमानदारी की वो बात करते हैं? जिस भी सरकार, जिस भी डिपार्टमेंट की आप बात कर लो, किसी भी डिपार्टमेंट की बात कर लो, हर एक डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार हुआ है। चाहे आप दिल्ली जल बोर्ड की बात कर लो, पहले शीला दीक्षित जी के टाइम पे 500 करोड़ की दिल्ली जल बोर्ड के पास डिपॉजिट हुआ करता था, जो कि आज की डेट में डेफिसिट में कन्वर्ट हो गया। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन खुद एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर आप को सेंट्रल गवर्नमेंट से 1500 बसें नहीं मिलती दिल्ली को, तो शायद से दिल्ली में आज एक भी बस नहीं होती चलने के लिए, और ये भी जो बसें हैं कुछ सालों में ये भी खत्म हो जाएंगी। तो केजरीवाल जी ने तो दिल्ली में एक भी बस इंट्रोड्यूस, ट्रांसपोर्ट बेटर करने के लिए एक भी बस इंट्रोड्यूस नहीं करी। जब से केजरीवाल जी आए हैं आपका मेट्रो के रेट्स बढ़ गए, और उसी तरीके से दिल्ली जल, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की बात करो, पहले 1500 करोड़ का सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट दिया करती थी, आज की डेट में वो 3000 करोड़ का से क्रॉस कर चुका है। तो कोई भी केजरीवाल जी के काम ऐसे नहीं रहे जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार ना किया हो। पीडब्ल्यूडी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। सत्येंद्र जैन कई साल तक, कई महीनों तक जेल में रहकर आए हैं, और जिस इस समय जो पीडब्ल्यूडी सड़कों की हालत है, आप देखते होंगे बारिशों में पूरा पानी भरा होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने ईमानदारी से इतना काम किया कि दिल्ली का बंटाधार हो गया? जो पार्टी ने साफ साफ कहा था कि नशे का कारोबार बहुत ज्यादा बेकार होता है, उसको खत्म किया जाएगा, उसी नशे के कारोबार में अरविंद केजरीवाल का जेल जाना क्या दर्शाता है? इससे बात एक साफ होती है कि केजरीवाल जी कभी भी ईमानदार नहीं थे। उनका सिर्फ एक प्रायोरिटी ये है कि वो किसी तरीके से भी दिल्ली से पैसा बटोर करके देश के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। वो जितने भी इलेक्शंस हैं पंजाब में हुए, जो भी ये शराब घोटाला हुआ, वो भी इसी पैसे से निकले, और उसके बाद इन्होंने गुजरात में इलेक्शन लड़ा, वो भी दिल्ली से पैसा निकाल करके उन्होंने गुजरात में खर्च किया। तो हर एक इलेक्शन वो दिल्ली के लोगों से पैसा वसूल करके, बटोर करके बाकी स्टेट्स पे खर्च कर रहे हैं, और कोशिश ये कर रहे हैं कि कैसे भी करके मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। ऐसा इंसान जो कि सीएम बनने लायक नहीं है, ठीक है, जो लोगों के बारे में नहीं सोचता और सिर्फ जुमले देता है कि मैं ईमानदार हूं, ठीक है, मेरे में दर्द है उन गरीबों के लिए, झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए, और उनको लूट रहा है, और ये इंश्योर कर रहा है कि मैं वो कभी भी आगे ना बढ़े, ना उनकी कभी आमदनी बढ़े। तो उस इंसान को हम ये नहीं कह सकते कि वो ईमानदार
ईमानदारी से आगे कोई काम कर सकता है तो उसका जाना तय होना चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी भी इस पर अपने उम्मीदवार उतार रही है। कांग्रेस ने तो 20 से लगभग उतार दिए हैं। इन दोनों पार्टी को दिल्ली में कैसे देखते हैं? एक तो 22-25 साल से सत्ता से दूर है, दूसरे को भी 15 साल लगभग हो गए हैं। किस तरीके से देखते हैं? ये दोनों पार्टियां और आम आदमी पार्टी पिछले 20-25 सालों से दिल्ली में शासन कर रही है। हम सब लोगों ने देखा कि इन्होंने डेवलपमेंट के नाम से कुछ नहीं किया। जो आम आदमी पार्टी कर रही है वो पहले बीजेपी कर चुकी है, वही कांग्रेस कर चुकी है। किसी भी देश, किसी भी जगह की सड़कों का हाल बदहाल शुरू से ही है। कोई ये नहीं है कि भी केजरीवाल जी आए तो दिल्ली बदहाल हो गई है। कूड़े के पहाड़ एक दिन की नहीं लगे हुए, कूड़े के पहाड़ 25 सालों से हैं। सड़कें आज नहीं टूटी हुई है, सड़कें कई सालों से टूटी हुई हैं। पानी की व्यवस्था शुरू से ले कम है, ठीक है। और नालियां जो है वो ज्यादातर आप देखेंगे बहाल पूरी तरह से उफान पर है। सड़कों जब बारिशें होती है तो नालियां जो है पूरी सड़कों पे पानी बह रहा होता है। तो किसी भी सूरत में भाजपा, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, इनका कोई नियत नहीं है कि दिल्ली के विकास के लिए काम करे, और ना इनके पास कोई मुद्दे हैं जिन मुद्दों के बेसिस पे ये लोगों के बीच में जाना चाहते हैं। इनकी तरफ से एक जना ये कहता है कि मैं 200 यूनिट दूंगा फ्री, दूसरा कहता है मैं 300 दूंगा, तीसरी पार्टी आगे कहती है मैं 400 यूनिट देंगे। तो ये क्या है, लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके अलावा इनके पास कोई विजन नहीं है। इन्होंने कोई दिल्ली के लोगों के लिए बढ़ोतरी की बात नहीं करी, कोई आमदनी इनकम सोर्स नहीं क्रिएट किया, ना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करी है, ना व्यापार में कोई इनकी समर्थन रहा है कि व्यापार दिल्ली का ग्रो करे। इनका सिर्फ एक ही मुद्दा है कि कैसे भी करके दिल्ली में आए, इसके खजाने को लूटे, लोगों को लूटे और अपना घर भरे। नेशनल यूथ पार्टी जो है किस तरीके से अब दिल्ली में जो उतरने जा रही है, कितने सीटों पर उतरेगी और क्या मुद्दे रहेंगे? अगर आती है सत्ता में तो क्या क्या काम किए जाएंगे? हमारी प्राथमिकताएं हैं कि लोगों को हमारे को जोड़ना है। उसके लिए सबसे पहला हमने जो मुद्दा लगाया, सबसे पहले जो मुद्दा रखा है वो ये सीआरडब्ल्यू का है, जिसमें हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि किसी भी नागरिक का विकास या किसी भी क्षेत्र का विकास तब हो सकता है जब गवर्नेंस डिसेंट्रलाइज हो। गवर्नेंस डिसेंट्रलाइज कैसे हो सकता है, हम लोगों ने सब इसकी बात तो करते हैं, लेकिन इसके लिए मॉडल किस तरह से वर्क करेगा, ये किस तरह से इसकी प्रणाली काम करेगी, वो सब जो विजन है वो हमारे जो समाधान पत्र है उसमें हमने मेंशन किया है। हम लोगों को, हम दिल्ली को 1000 भाग में डिवाइड करके और हर एक भाग का हमने एक चेयरमैन नियुक्त करेंगे और उस चेयरमैन को वो पावर्स और फंड्स दिए जाएंगे जिससे कि वो अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए काम कर सके। तो सबसे प्राथमिकताएं हमारी 70 विधानसभा को डिवाइड कर देंगे, 1000 विधानसभा 1000 विधानसभा में डिवाइड, 1000 क्षेत्र में डिवाइड कर करके उसके डेवलपमेंट के लिए हम पावर्स और फंड देंगे। और उस शख्स को जो भी हमारा इस एरिया में काम करेगा वो सिंगल विंडो काउंटर का हेड होगा, जिसके थ्रू दिल्ली गवर्नमेंट की, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की और एमसीडी की सारी सर्विसेज उसको वहां पे मुहैया करा सकता है। तो आपको, जैसे आप देखते हैं कि दिल्ली ऐसा शहर है जहाँ पे लोग 24 घंटे काम करते हैं। बहुत सारे लोग कॉल सेंटर में नोएडा, दिल्ली ट्रेवल कर रहे हैं, काम करने के लिए जा रहे हैं। तो क्या दिल्ली सरकार का ये फर्ज नहीं बनता कि वो भी उसी तरीके से लोगों के पास 24 घंटे सर्विसेज दे? तो हमारा जो एक उद्देश्य है कि जो नागरिक है उसको 24 घंटे वो कभी भी आके उन सेंटर्स पे अपना काम करा सके। उसको चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर आईडी, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो वोटर आईडी हो, चाहे कोई भी सर्विसेज हो, दिल्ली जल बोर्ड से रिलेटेड हो, बिजली की समस्याएं हो, 24/7 तो 24/7 वो सर्विसेज ले सके। इन सब के लिए जो हमारे चेयरमैन नियुक्त होंगे वो ये सब काम करवाएंगे। तो पहली प्राथमिकता हमारी है कि हम डिसेंट्रलाइज मॉडल देंगे। उसके अलावा एजुकेशन पे हमारा विशेष फोकस रहेगा। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि दिल्ली के 81% बच्चे जो हैं दिल्ली से बाहर जाके पढ़ रहे हैं। तो एक तो हमारा सब एकमात्र जो एजुकेशन के लिए जो सबसे बड़ा टारगेट वो ये है कि 4 हम यूनिवर्सिटीज बनाने वाले हैं और उसके अलावा 50 तकरीबन डिग्री कॉलेजेस बनेंगे दिल्ली के अंदर बनेंगे, जिनमें बच्चे जो है हायर एजुकेशन ले सकें। हम रोजगार के लिए हमारा प्राथमिकताएं हैं। हम यहाँ पे आईटी और कॉल सेंटर्स को डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि जैसे एनजीटी की रिस्ट्रिक्शंस है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज नहीं हो सकती, लेकिन जितनी भी सर्विस ओरिएंटेड एक्टिविटीज हैं, जैसे आईटी सेंटर्स हो गए या फिर कॉल सेंटर्स हो गए या ऐसी और भी कोई भी चीज जिसमें प्रदूषण नहीं होता, वो हमारी प्राथमिकताओं में से है कि जिनको दिल्ली में हम दिल्ली में एंकरेज कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्रिएट कर सकते हैं। हेल्थ के लिए, हेल्थ हमारी जैसे कि सरकारों की एक टारगेट होना चाहिए, हेल्थ हमारा भी हेल्थ से रिलेटेड एक टारगेट है।
यहाँ पे हमारे को 150 ओपीडी सेंटर्स बनाने हैं दिल्ली में,